हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में एक नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में आज का टॉपिक क्या है? संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन। इसी टॉपिक पर आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन। और लोकसभा के विघटन के बाद दोस्तों जो भी विधेयक है उन पर क्या असर पड़ता है उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और आप जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सब्जेक्ट है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। चाहे क्लास 1-2 से लेकर क्लास 3-4 के कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए एक बार यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज का टॉपिक है संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन। तो सबसे पहले बात करें सत्र आहूत करना। आहूत का मीनिंग क्या होता है? यानी कि सत्र को बुलाना। सत्र को कौन आहूत करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 85(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन यानी कि मीटिंग के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। यानी कि सत्र आहूत करने का अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति को मिला है और वो जहां चाहे जिस समय पर चाहे वहां सत्र बुला सकते हैं। वर्तमान में हमारा नया संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है और मान लीजिए कि पुराना जो संसद भवन है वो अर्थक्वेक आने से गिर जाए तो संसद का यह सत्र कहां बुलाया जाएगा? हमारे देश के राष्ट्रपति यदि चाहे कि प्रगति मैदान या रामलीला मैदान में हम सत्र बुलाएंगे और कब बुलाएंगे यह समय भी फिक्स किया जाए तो दोस्तों यह राष्ट्रपति को सत्ता मिली है, पावर मिला है। तो याद रखो संविधान के अनुच्छेद 85(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। और संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्या? संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और इसका तात्पर्य है कि वर्ष में कम से कम 2 बार तो संसद का सत्र होना ही चाहिए। क्या? एक साल में कम से कम 2 बार संसद का सत्र होना ही चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? और ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की एक मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति को यह पावर मिला है कि वो किसी भी सत्र का अवसान कर सकते हैं यानी कि सत्र को खत्म कर सकते हैं, राष्ट्रपति। और दोस्तों ऐसा भी एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा? हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। और लोकसभा के कम से कम कितनी बार सत्र बुलाया जाना चाहिए? क्या? लोकसभा का कम से कम एक साल में कितनी बार सत्र बुलाया जाना चाहिए? तो वर्ष में कितनी बार? 2 बार बुलाया जाना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष में 2 बार। और यह भी दोस्तों 2 एग्जामिनेशन में पूछा गया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन में और उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और यहां जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना दोस्तों, तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूं और यह इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या पूछ लिए गए हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूं। और हमारी यह ट्रिक्स
बहुत से फ्रेंड ने बहुत ही लाइक किया है और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में कितने महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो मैंने क्या बताया, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और आगे बात करें तो संसद के सत्र कितने हैं? संसद के 3 सत्र है। एक है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। लेकिन कौन से मंथ में कौन सा सत्र आयोजित किया जाता है वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक के सत्रावसान के बीच की अवधि से है। क्या? जब प्रथम बैठक स्टार्ट होती है तब से लेकर सत्रावसान के बीच की जो समयावधि है इसे बोलते हैं संसद सत्र। और भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। क्या? भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। तो एक है बजट सत्र। बजट सत्र कब आयोजित होता है? फरवरी से लेकर मई तक यह बजट सत्र चलता है। दूसरा है मानसून सत्र, जो जुलाई में स्टार्ट होता है और सितंबर तक, यानी कि यह समयावधि के बीच यह सत्र आयोजित किया जाता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर या दिसंबर में आयोजित किया जाता है और यह समयावधि है वो भी आपको याद रख लेनी चाहिए। बताइए, भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। ओके, तो बजट सत्र जिसका मंथ है, बोलिए, फरवरी से मई। ओके, मानसून सत्र कब आयोजित होता है? मानसून सत्र जुलाई से सितंबर की समयावधि के बीच यह मानसून सत्र आयोजित किया जाता है। और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। ओके, आगे बात करें तो लैम डक सत्र क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स लैम डक सत्र के बारे में नहीं जानते हैं कि यह 3 सत्र तो हमने पढ़ा है। एक है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। लेकिन यह लैम डक सत्र क्या है? तो लैम डक सत्र का अर्थ है नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना। क्या? नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना। और इस बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए होते हैं उन्हें ही लैम डक कहा जाता है। क्या? जो नई लोकसभा में पुरानी लोकसभा के सदस्य नहीं चुने गए हैं उन्हें ही लैम डक कहा जाता है। दोस्तों, लैम डक का मीनिंग है क्या? डक का मीनिंग है बतख। ओके, और लैम का मीनिंग है दोस्तों जिसे हम दिव्यांग कह सकते हैं। तो ऐसा ही है लैम डक सत्र। तो लैम डक सत्र का अर्थ है नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के साथ बैठना। इसी बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए होते हैं उन्हें ही लैम डक कहा जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैम डक सत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और स्थगन क्या है? स्थगन का अर्थ है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। क्या? स्थगन का अर्थ है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। तो सदन का पीठासीन अधिकारी कौन कहलाता है? लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कहलाता है लोकसभा स्पीकर, जैसा कि वर्तमान में है ओम बिरला साहब। और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी किसको कहा जाता है? दोस्तों, पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति। वर्तमान में पदेन अध्यक्ष कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। तो यह है सदन के पीठासीन अधिकारी। तो याद रखो, सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। लोकसभा में ओम बिरला के पास और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पास।
स्थगन का प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है क्या? यदि कोई भी बैठक का स्थगन किया जाए, सत्र को स्थगित कर दिया जाए, तो जो भी विधेयक लाने वाले हैं इस पर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात उन सभी मामलों पर अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। तो बताइए, स्थगन के कारण सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर क्या असर पड़ता है? ऐसा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपको सोचना पड़ेगा कि स्थगन के कारण सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर क्या असर पड़ता है? स्थगन का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन यदि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए तो असर पड़ता है। यहां स्थगन शब्द है, तो हमारा आंसर है कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे कि लोकसभा सदन को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा सदन को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है, यानी कि लोकसभा स्पीकर। सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा स्पीकर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सदन का पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित तो करे, किंतु सदन के पुनः एकत्रित होने के संबंध में कोई घोषणा न करे। इसी प्रकार के स्थगन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन, यानी कि साइन डाई स्थगन कहते हैं। दोस्तों, क्या कि जब भी लोकसभा के अध्यक्ष कोई भी संसद का सत्र जारी है और स्थगन की घोषणा तो कर दे, लेकिन कब बुलाया जाएगा यह तारीख डिक्लेयर न करे, यानी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दे, तो इसे बोलते हैं संविधान की भाषा में साइन डाई स्थगन। और जब सदन निश्चित काल के लिए स्थगित होता है तब भी पीठासीन अधिकारी के पास यह शक्ति रहती है कि वह सदन को निर्धारित समय से पहले ही पुनः बुला ले। क्या? यदि हमारे ओम बिरला साहब, उन्होंने कोई निश्चित काल के लिए यह सदन का स्थगन कर दिया है, संसद के सत्र का स्थगन कर दिया है, लेकिन वो निश्चित तारीख से पहले भी बुला सकते हैं, डिक्लेयर कर दी है। शायद दोस्तों सोच लीजिए कि 20 दिसंबर डिक्लेयर कर दी है, लेकिन हमारे पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष चाहे कि हम बैठक 18 दिसंबर को बुलाएंगे तो वो बुला सकते हैं, यानी कि निर्धारित समय से पहले ही बुला ले। ऐसा हो सकता है। साइन डाई स्थगन का अर्थ क्या होता है बताइए? मैंने क्या आपको बताया? साइन डाई स्थगन का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए स्थगन, इसे बोलते हैं संविधान की भाषा में साइन डाई स्थगन। और सत्रावसान की बात करें तो सत्रावसान का अर्थ है संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। क्या? संसद के किसी सत्र का समाप्त होना, इसे बोलते हैं सत्रावसान। और सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। क्या? सत्र का स्थगन तो कर सकते हैं पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, संसद के सत्र का स्थगन तो कर सकते हैं, लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। तो देखो कि सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार भी है कि वह सत्र के दौरान ही सत्रावसान घोषित कर दे। क्या? सत्र के दौरान ही सत्रावसान घोषित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सत्रावसान किसके द्वारा घोषित किया जाता है? सत्रावसान किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन यहां क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि सत्रावसान के बदले सत्र का दोस्तों स्थगन, क्या सत्र का स्थगन किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्र का स्थगन किया जाता है। और विघटन की बात करें, विघटन सत्रावसान से अलग होता है। क्या? यह विघटन और सत्रावसान दोनों अलग शब्द है। सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, जबकि विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। क्या? यह सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त कर सकता है, यानी कि चाहे बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, तो सत्रावसान सदन के एक ही सत्र को समाप्त कर सकता है, जबकि विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है।
और विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। क्या लोकसभा अस्थायी सदन है जिसका विघटन होता है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और आपको पता है कि राज्यसभा में प्रति 2 साल की अवधि में कितने सदस्य को सेवानिवृत्त किया जाता है, यानी कि इलेक्शन होती है। आपने कहीं पढ़ा होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। क्या लोकसभा के विघटन करने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। और संविधान के अनुच्छेद 85(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। क्या यह आर्टिकल का नंबर भी आपको याद रख लेना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 85(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन याद रखो, राष्ट्रपति तुरंत यह घोषणा नहीं कर सकते। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति यह डिसीजन लेते हैं कि लोकसभा का विसर्जन किया जाए या नहीं। और लोकसभा के विघटन के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने किस अनुच्छेद का जिक्र किया? संविधान के अनुच्छेद 85(2) में यह लोकसभा के विघटन के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 85(2). और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अब पूछ लिए जाने लगे हैं। तो बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है और यहां हमें सोचना है कि कौन सा कथन सही है। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। विघटन 17वां से एक ही, यानी कि विघटन और 17वां एक ही होता है। यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मैंने आपको हाल ही में बताया कि जो 17वां है वो केवल एक सत्र को समाप्त करने की बात करता है और विघटन पूरे लोकसभा के सदन को विघटित करने की बात करता है। विघटन सिर्फ राज्यसभा का होता है। अरे भाई साहब, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, इसका विघटन तो होता ही नहीं है। तो यह भी सेंटेंस बिल्कुल गलत। विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है। ठीक। और राष्ट्रपति समय समय पर राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, यहां भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति समय समय पर राज्यसभा का नहीं बल्कि लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो यह सेंटेंस भी गलत। और यहां हमें पूछा गया है कि उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक भी सेंटेंस सही नहीं है। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और लोकसभा का विघटन 2 कारणों से हो सकता है। पहला कारण है यदि इसका कार्यकाल पूरा हो गया हो। क्या लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो तो लोकसभा का विघटन हो सकता है, यह पहला रीजन। दूसरा रीजन है यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करे। राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि कोई ऐसा कारण सामने आए कि जिसकी वजह से लोकसभा का विघटन करना पड़े। और ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं? तो ऐसा तब होता है जब सरकार विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य नीति विषयक प्रश्न पर लोकसभा में पराजित हो जाती है। दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? जो सत्ताधीश पार्टी है उसके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और जो विपक्ष पार्टी है उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और किसी अन्य नीति विषयक प्रश्न पर लोकसभा में पराजित हो जाती है। जो भी पार्टी सत्ता पर है वो पराजित हो जाती है, तो भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। और राष्ट्रपति को उसी लोकसभा में से नई सरकार का गठन व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है, तो भी वो दोस्तों लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को विघटित करने का निर्णय कौन करता है? लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करता है
राष्ट्रपति। ओके, और विघटन का विधेयकों आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो लंबित विधेयकों पर क्या असर पड़ेगा? देखो, लोकसभा का विघटन होने पर इससे जुड़े सभी कार्य जैसे विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें नई लोकसभा में फिर से लाना जरूरी होता है। किंतु कुछ लंबित विधेयक और आश्वासन इत्यादि लोकसभा के विघटन पर भी समाप्त नहीं होते। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि लोकसभा का विघटन होने पर इससे जुड़े सभी कार्य जैसे कि विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें नई लोकसभा में फिर से लाना जरूरी होता है। किंतु कुछ लंबित विधेयक और आश्वासन इत्यादि लोकसभा के विघटन पर भी समाप्त नहीं होता। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। लोकसभा का विघटन होने पर इससे जुड़े सभी कार्य जैसे विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि पर क्या असर पड़ता है? यह सभी समाप्त हो जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और लोकसभा के विघटन पर विभिन्न विधेयकों की स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। लोकसभा के विघटन पर दोस्तों विभिन्न विधेयकों पर क्या असर पड़ता है वो भी देख ले। जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं, क्या जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं वे सभी व्यपगत अर्थात समाप्त हो जाते हैं। तो सोचिए कि जो भी लोकसभा में लंबित विधेयक है तो आने वाली सरकार में विपक्षी पार्टी यदि सत्ता पर बैठ गई तो यह विपक्षी पार्टी द्वारा लाया गया विधेयक क्या जो सत्ता पर नई सरकार बैठी है उनके बारे में चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं वे सभी व्यपगत अर्थात समाप्त हो जाते हैं, चाहे उनकी शुरुआत लोकसभा में हुई हो या वे राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में पहुंचे हो। और जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है वे भी लोकसभा का विघटन होने पर व्यपगत अर्थात समाप्त हो जाते हैं। क्या दोस्तों, लोकसभा में जो विधेयक पारित हो गया है उन्हें भेजा गया है राज्यसभा में और राज्यसभा में 14 दिन के भीतर विचार विमर्श करके फिर से कोई बदलाव करना चाहे राज्यसभा तो बदलाव करके वापस कहां पर लोकसभा में यह बिल पेश किया जाता है तो यह विधेयक समाप्त हो जाता है। यदि किसी भी दोस्तों लोकसभा विघटित हो जाती है तो यह लोकसभा में पारित और राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक भी समाप्त हो जाता है। तो देखो, जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है वे भी लोकसभा का विघटन होने पर व्यपगत अर्थात समाप्त हो जाते हैं। और जो विधेयक राज्यसभा में शुरू हुए हैं और राज्यसभा में ही लंबित है तथा लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए गए हैं वे विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। क्या? यह राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यहां कोई भी विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में शुरू किया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में अभी पेंडिंग है। तो लोकसभा के विघटित होने पर भी यह जो राज्यसभा में लाया गया है विधेयक और राज्यसभा में विचाराधीन है उसे दोस्तों समाप्त नहीं कर सकते। ओके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। लोकसभा के विघटन पर विभिन्न विधेयकों की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां दो सेंटेंस है, दोनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं वे सभी समाप्त नहीं होते हैं। दोस्तों यहां गलत है। जो विधेयक राज्यसभा में लंबित होते हैं और राज्यसभा में ही लाया गया है तो वो समाप्त नहीं होता। यहां लोकसभा शब्द है, यह पहला सेंटेंस गलत। जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है वे समाप्त हो जाते हैं। तो जो विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है राज्यसभा में लंबित है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। यह भी बिल्कुल सही है कि यह समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है केवल 2 नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही है। और यदि कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है, क्या कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेज दिया गया है
तो वह लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि एक बार लोकसभा और राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया है। यानी कि एक तरफ से देखें तो लोकसभा में जो संसद सदस्य है वो जनता के प्रतिनिधि है, यानी कि जनता के प्रतिनिधि ने एक बार कोई भी विधेयक को अप्रूवल कर दिया है, क्या जो संसद सदस्य है उनके द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया है और अब पहुंच गया है राष्ट्रपति के पास, तो यह विधेयक विघटन पर भी, क्या लोकसभा के विघटन पर भी समाप्त नहीं होते। और जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था, वह भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। यह भी याद रख लो कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो वह भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते। यानी कि एक बार लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे, यह विधेयक भी लोकसभा के विघटन के बाद भी समाप्त नहीं होगा। और यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध रहा हो और राष्ट्रपति ने उसके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने के आशय की सूचना दे दी है, तो वह विधेयक भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। क्या जो भी एक संयुक्त बैठक बुलाने के आशय से जो विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में लाया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा यह सूचना दे दी गई है, तो यह विधेयक भी दोस्तों समाप्त नहीं होगा जो संयुक्त बैठक में चर्चा पर है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटन पर भी समाप्त नहीं होगा? तो यहां चार ऑप्शन है। जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं समाप्त हो जाते हैं, जो विधेयक राज्यसभा में लंबित होते हैं यानी कि लोकसभा में पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में विचाराधीन है, तो यह विधेयक भी समाप्त हो जाते हैं। ओके, और जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था, यह विधेयक लोकसभा के विघटन के बावजूद भी समाप्त नहीं होते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहां हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और वाकई में आपकी समझ में यह लोकसभा के सत्र और लोकसभा के विघटन के बाद विधेयक पर क्या असर पड़ता है यह बात समझ में आ गई है। तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको गुजारिश कि फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।